Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 7 of CSE 291 Software Engineering 1. We have been covering requirement engineering for past 2 lectures, and let's have a quick overview of what we covered in the previous lecture. We started off with analysis modeling, and we saw कि analysis modeling क्या होता है. It's basically another name for elaboration phase in the requirement engineering. ठीक है. और we saw कि analysis modeling की basically 2 main techniques है. ठीक है. The first technique is structured analysis. ठीक है. Structured analysis के अंदर हम क्या करते हैं? We are concerned with the flow of data in and out of our system. ठीक है. यानी we are concerned कि हमारे सिस्टम के अंदर इनपुट क्या आ रही और हमारा सिस्टम उस इनपुट को ट्रांसफॉर्म कैसे कर रहा है. ठीक है. और हमारे सिस्टम से फिर आउटपुट क्या जा रही. कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हम बनाते इसी नहीं है क्योंकि वी वांट टू प्रोसेस सम डाटा. ठीक है. तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि आप कभी भी कोई भी सिस्टम बनाएं तो देयर वुड बी सम फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस दैट यू नीड टू परफॉर्म, क्योंकि देयर इज ऑलवेज सम डाटा इन्वॉल्व्ड. ठीक है. अदरवाइज यू डोंट नीड अ सिस्टम और यू डोंट नीड अ सॉफ्टवेयर. ठीक है. द सेकंड थिंग इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस. ठीक है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के अंदर और बिफोर मूविंग टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस हमने देखा था कि ब्रीफली कि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के अंदर जो हमारी मॉडलिंग की एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग. ठीक है. और फ्लो ओरिएंटेड हम इसको नाम से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वी आर कंसर्न विद द फ्लो ऑफ डाटा थ्रू आवर सिस्टम. और फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग के अंदर वी जस्ट सॉ दीज नेम्स कि क्या क्या होते हैं. DFDs होती हैं, डाटा फ्लो डायग्राम्स, प्रोसेसिंग नैरेटिव्स होते हैं. ठीक है. कंट्रोल फ्लो डायग्राम्स होती है. तो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स और द डायग्राम्स दैट वी मेक in order to understand the flow of data in our system. The second analysis technique in analysis modeling was object oriented analysis. ठीक है. Object oriented analysis के अंदर we saw कि there are 3 broad modeling techniques. और सबसे पहली थी scenario based modeling, then we had flow oriented modeling, scenario based modeling, then behavioral modeling, and the third one was class modeling. ठीक है. तो इन द लास्ट लेक्चर इन डिटेल वी कवर्ड सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग. ठीक है. जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की एक टेक्निक है, सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग. सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग के अंदर वी सॉ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायग्राम्स दैट वी कैन मेक और डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स दैट वी कैन यूज टू अंडरस्टैंड द सिस्टम. ठीक है. सबसे पहले वी सॉ कि आप सिस्टम के अंदर यूज केसेस बनाते हैं. ठीक है. वी सॉ कि यूज केसेस हम क्यों बनाते हैं. ठीक है. द फर्स्ट स्टेप वाज कि वी ट्राई टू आइडेंटिफाई एक्टर्स. ठीक है. अब एक्टर की डेफिनेशन क्या है? एक्टर की डेफिनेशन जरा ब्रॉड है. इट्स नॉट जस्ट द ह्यूमंस हु आर इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम, इट्स बेसिकली एनीथिंग जो कि हमारे सिस्टम की बाउंड्री से बाहर है और वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रही है. दैट इज एन एक्टर. ठीक है. देन द सेकेंड स्टेप ऑफ मेकिंग अ यूज केस इज टू आइडेंटिफाई कि वो जो भी एक्टर आपने आइडेंटिफाई किया है वो सिस्टम के अंदर कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है. ठीक है. तो वंस वी हैव दीज टू sets of information, then we can start making these use case diagrams. ठीक है. इसके अलावा we saw कि there are certain set of questions that a use case should answer. ठीक है. जिस तरह आपको use case को देख के पता लग जाना चाहिए कि who is the primary actor in this case. ठीक है. Primary actor is the one कि जिसके इंटरेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आप वो use case बना रहे हैं. ठीक है. And who is the secondary actor? Secondary actor वो है कि for example कुछ ऐसे functions हैं जो कि जब ये वाला एक्टर जो प्राइमरी एक्टर परफॉर्म करता है उसकी बेसिस के ऊपर एक और एक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो दैट वुड बी सेकेंडरी एक्टर. ठीक है. इस तरह हम देखते हैं कि हमारे एक्टर का गोल क्या है यूज केस के अंदर. ठीक है. व्हाट आर द थिंग्स दैट ही वांटेड टू डू. ठीक है. विद द फंक्शन. देन वी सॉ कि व्हाट इज द नीड ऑफ मेकिंग एक्टिविटी डायग्राम्स. ठीक है. एज आई सेड व्हेन वी डिस्कस्ड कि एनालिसिस मॉडलिंग हम क्यों करते हैं कि कोई भी डायग्राम यूजलेस नहीं होनी चाहिए. Each diagram should add some value. ठीक है. To the stakeholder or add some value to your understanding of the system. ठीक है. तो we saw कि we make activity diagrams when we realize कि there are alternative actions that an actor can take. या there are decision points. उन decision points के basis के ऊपर आपके system का flow अगर फर्क हो जाए then we make activity diagrams. ठीक है. वो हमने अपने होम ओनर वाले केस में देखा था कि जब वो पासवर्ड एंटर करता है तो there is a decision point. क्योंकि पासवर्ड कैन बी वैलिड और इट कैन बी इनवैलिड. इफ द पासवर्ड इज वैलिड तो आपको स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा कि सिलेक्ट अ फंक्शन. इफ द पासवर्ड इज इनवैलिड तो देयर वुड बी अ प्रॉम्प्ट कि री एंटर योर पासवर्ड. ठीक है जी. तो दिस इज दैट्स व्हाई वी मेक एक्टिविटी डायग्राम्स. ठीक है. थर्ड थिंग वाज मेकिंग स्विमलाइन डायग्राम्स.
और स्विम लेन को हमने देखा कि स्विम लेन के अंदर we basically, this is the first kind of partitioning of our system, and that partitioning is on the basis of interaction of an actor with a system, or each individual lane contains interaction of one actor with the system. ठीक है, जिस तरह हमने सेफ होम की एग्जांपल देखी थी कि उसमें होम ओनर के फंक्शंस they were in one lane, ठीक है, कैमरा का फंक्शन that was in one lane, इंटरफेस का फंक्शन that was in another lane. So that's how we make swimlane diagrams. And another thing that we said when we were summarizing the lecture, okay, there can be multiple swimlane diagrams for a problem, okay, and same is true for use cases and for activity diagrams. So that's what we covered in the previous lecture, and we're still continuing with requirement engineering because that's a big topic, and we're still in the elaboration phase or analysis modeling phase. पिछले lecture में हमने सिर्फ एक तरह की scenario based modeling देखी थी. In today's lecture we will try to cover flow oriented modeling and we'll try to cover class based modeling, ठीक है. और आपको इनके नामों से याद होना चाहिए कि फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग हमारी स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस की टेक्निक है और क्लास बेस्ड मॉडलिंग हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की टेक्निक है, ठीक है. और लेट्स सी कि फ्लो ओरिएंटेड के अंदर बनाने का क्या क्या तरीके होते हैं और हम क्यों करते हैं, ठीक है जी. Now these are the few guidelines when you start making or when you start decomposing your system to understand the flow of data in your system. The first thing that you do is you try to make your system as a single bubble, ठीक. यानी कि आप कंसिडर करते हैं कि आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल कि आप कहते हैं जी मेरा पूरा सिस्टम ये है, और इसका मकसद क्या होता है जब आप कहते हैं कि आपका पूरा सिस्टम एक बबल है, तो यू आर नॉट एट दिस स्टेज, आप सिर्फ अपने सिस्टम की इनपुट्स और उसकी आउटपुट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं ब्रॉड सी, ठीक है. आप इस वक्त इसके अंदर ये कंसर्न नहीं है कि इस बबल के अंदर क्या हो रहा है. आप कहते हैं कि जो मेरा पूरा दिस इज द लोएस्ट लेवल या और दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, या जिस इस वक्त हमारी एब्स्ट्रैक्शन बहुत हाई है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी नहीं डाल रहे. हम कह रहे हैं जी फॉर एग्जांपल हम अपनी वो HR वाली अगर एग्जांपल को लें, तो हमारा ये पूरा जो बबल है ना, ये हमारा वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सोल्यूशन है, ठीक है. अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम अपने सिस्टम की इनपुट्स, ठीक है, पहली चीज़ क्या है कि डिपिक्ट द सिस्टम एज अ सिंगल बबल इन लेवल 0, ठीक है. ये अब हम कवर करें फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग एंड स्पेसिफिकली वी आर लुकिंग एट डाटा फ्लो डायग्राम्स, ठीक है. डाटा फ्लो डायग्राम्स हमने पढ़ा था, क्या हमने छोटी सी जब इसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी, हमने कहा था क्या होती है कि डाटा फ्लो डायग्राम्स दे रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ डाटा इन एंड आउट ऑफ अ सिस्टम और थ्रू आवर सिस्टम, ठीक है. हम जब इसको लेवल 0 से आगे देखेंगे, हम ज़्यादा डिकम्पोजिशन करेंगे, तो वी विल गेट टू नो कि इंडिविजुअल प्रोसेसेस क्या है हमारे बेन बबल के अंदर, ठीक है जी. तो हमने क्या करना है, इस स्टेज के ऊपर हमने अपने सिस्टम की प्राइमरी इनपुट्स और उसकी आउटपुट्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है. दैट्स आवर ओनली कंसर्न व्हेन वी आर एट लेवल 0, ठीक है जी. इसको हम कहते हैं लेवल 0. इस वक्त हमारी एब्स्ट्रैक्शन बहुत हाई है, ठीक है जी. तो what we will do is we carefully note primary input and output, refine by isolating candidate processes, ठीक है. ये refine का क्या मतलब है कि जब आपको इनपुट्स और इन आउटपुट्स का पता लग जाएगा, तो हम इसको फिर प्रोसेसेस की बेस के ऊपर रिफाइन कर सकते हैं कि ये वाली इनपुट ये वाला प्रोसेस डील करेगा, इस इनपुट से ये वाला प्रोसेस डील करेगा. वी विल सी एन एग्जांपल एंड सी हाउ इट गोज, ठीक है. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि व्हेनेवर यू डू स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस की फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग है, इसके अंदर जब भी आपका एक लिंक है, फॉर एग्जांपल यू हैव अ लिंक बिटवीन टू प्रोसेसेस, लेट्स से A एंड B हम कहते हैं दो प्रोसेसेस हैं, इनके अंदर कोई भी लिंक होगा तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये लेबल्ड होनी चाहिए, ठीक है. देयर शुड बी अ लेबल हेयर, ठीक है. लेबल क्यों है, क्योंकि हम इसके इन डायग्राम का मकसद ही है कि हम अपने इस फ्लो को देखना चाह रहे हैं कि डाटा इनके दरमियान क्या फ्लो हो रहा है और कैसे उसको क्या उसके ऊपर फर्क क्या हो रहा है. जिस तरह इसके अंदर कोई इनपुट भी आ रही होगी ना, तो देयर शुड बी अ लेबल फॉर दैट, ठीक है. तो एवरी डाटा दैट इज कमिंग इनटू अ प्रोसेस, दैट इज गोइंग आउट फ्रॉम अ प्रोसेस, दैट शुड बी लेबल्ड, ठीक है जी. और मेंटेन इंफॉर्मेशन कन्फॉर्मिटी बिटवीन लेवल्स. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप लेवल 0 से इसको ज़्यादा डिकम्पोज करें, लेवल 1 पे जाएं, तो आपकी डायग्राम में ये ना हो कि कोई चेंज आ जाए, ठीक है. यू शुड ऑलवेज मैच अप थिंग्स, ठीक है. और आप हमेशा अपने सिस्टम को एक रिफाइन वन बबल एट अ टाइम का क्या मतलब है कि अभी हम लेवल 0 पे, हमारे सिस्टम के अंदर कितने बबल्स हैं, देयर इज ओनली वन बबल इन आवर सिस्टम, ठीक है, जो कि हमारा ये कहते हैं कि ये हमारा बबल है, ठीक है. दिस इज वन बबल इन आवर सिस्टम, ठीक है. तो हम अभी जब रिफाइन करेंगे, हम सिर्फ इसको रिफाइन करेंगे और सारे सब प्रोसेसेस ढूंढेंगे. जब हमारे पास लेट्स से हमारे पास
HRM को जब हम डिवाइड करते हैं, इस पूरे हमारा HRM ये था, इसको हम डिवाइड करते हैं, हमारे पास इंडिविजुअल प्रोसेसेस इस तरह से आ जाते हैं, ठीक है। हमारे को नाम दे देते हैं कि दिस इज़ 1.0, दिस इज़ 2.0, दिस इज़ 3.0। तो जब हमारा ये वाली जो डिकम्पोजिशन होगी ये होगी लेवल 1, क्योंकि इसके अंदर हमने अपने मेन बबल को डिफरेंट बबल्स में डिवाइड कर दिया। अब जब लेवल 2 की डिकम्पोजिशन होगी उसके अंदर हम इन सारे बबल्स को इंडिविजुअली देखेंगे कि ये डिकम्पोज हो सकता है, ये डिकम्पोज हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो विल डू बेसिकली वन बबल एट अ टाइम, ठीक है। दिस आर जनरल गाइडलाइंस कि जब आप डाटा फ्लो डायग्राम्स बनाते हैं तो हाउ यू एक्चुअली डू इट। ओके जी, नाउ दिस इज अगेन द एग्जांपल, जो सेफ होम की एग्जांपल हम पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस की थी, और इन सारी मॉडलिंग की जितनी भी हम टेक्निक्स पढ़ेंगे विल कंटिन्यू विद दिस एग्जांपल, ठीक है। और यू कैन फाइंड दिस एग्जांपल इन द Pressman book, that is one of the recommended books that I told you in the introductory lecture. ओके जी, अब जिस तरह मैंने आपको कहा था कोई भी सोल्यूशन बना रहे हो, जिस तरह हमने पिछली साइड में देखा कि HRM को हमने कह दिया था कि दैट इज वन बबल, हमने अपने पूरे सिस्टम को एक बाउंड्री बना दी, एक सर्कल कंसिडर कर लिया, दैट्स इट, वी कॉल इट अ लेवल 0। अब दिस इज अ लेवल 0 DFD ऑफ द सेम होम, सेफ होम सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके अंदर हो क्या रहा है कि हमने कह दिया हमारा पूरा सिस्टम दिस इज वन बबल, हमारा पूरा सिस्टम, वी आर नॉट कंसर्न्ड अभी कि इसके अंदर इंडिविजुअली इस डाटा को कैसे हम चेंज करेंगे, दैट वी विल कंसिडर इन लेवल 1, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था कि पहली गाइडलाइन क्या थी हमारी कि वी ट्राई टू आइडेंटिफाई प्राइमरी इनपुट्स एंड प्राइमरी आउटपुट्स फ्रॉम अ सिस्टम। तो हमारे सिस्टम की इनपुट्स इस केस में क्या है, पहली जो हमें इनपुट डाटा आता है वो हमारे कंट्रोल पैनल से आता है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट इनपुट, ठीक है। ये जो हमारी दोनों हैं दीज आर इनपुट्स, ठीक है। और ये जो हमारी तीन यहाँ पे हैं दीज आर आउटपुट्स, ठीक है। तो हमारी पहली इनपुट क्या है, कंट्रोल पैनल से। कंट्रोल पैनल क्या है, जबकि यूजर वो आपके जो पैनल लगा हुआ है उसके ऊपर इंटरेक्ट कर रहा है, पासवर्ड डाल रहा है, कोई फंक्शन सेलेक्ट कर रहा है, तो दैट इज वन काइंड ऑफ इनपुट। जो सिस्टम को दूसरी इनपुट आ रही है वो किससे आ रही है, वो उसको सेंसर से आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने मोशन सेंसर्स लगाए हुए हैं, यहाँ आपने फायर सेंसर्स लगाए हुए हैं, टेम्परेचर हीट सेंसर्स हैं, कुछ भी है, तो वो इनपुट उसको एक सेंसर्स की तरफ से आ रही है, दूसरी इनपुट उसको कंट्रोल पैनल से आ रही है। जो आपके सिस्टम की आउटपुट्स हैं, आउटपुट पहली आउटपुट क्या है, एक तो आपकी आउटपुट जा रही है कंट्रोल पैनल के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस हमने कहा था पासवर्ड गलत आ गया तो प्रॉम्प्ट आ गया, वो कंट्रोल पैनल के ऊपर आ रहा है। दूसरी आउटपुट क्या है कि आपने फंक्शन सेलेक्ट किया, वो भी कंट्रोल पैनल पर जा रही है। दूसरी तरह की आउटपुट क्या है, आपके सिस्टम की अलार्म्स, ठीक है। यानी कि डिपेंडिंग ऑन द सेंसर इनपुट देयर आर सर्टेन अलार्म्स, ठीक है। ये आपकी दूसरी आउटपुट है। तीसरी आपके सिस्टम की आउटपुट क्या है, तीसरी आपके सिस्टम की आउटपुट है टेलीफोन लाइन, क्या आपने अपने सिस्टम के साथ फोन लाइंस भी कनेक्ट की नहीं। अच्छा, अब अगर इसी एग्जांपल को हम अपने HR वाले उसके ऊपर देखें तो हमारा अगर एक बबल HR का ये बन जाए, ठीक है। अब उसके अंदर पहली तरह की जो हमारी इनपुट्स है जो कि सारे यूजर्स की तरफ से आ रही हैं, ठीक है, यूजर कमांड्स हम कह देते हैं उसे, वो आपकी किसी भी एक सिस्टम से आ रही हैं, ठीक है। कोई भी बंदा जो आपका HR मैनेजर है वो बैठा हुआ है और वो सिस्टम से उसको इंफॉर्मेशन दे रहा है। दूसरी काइंड ऑफ आपकी जो इनपुट होगी वो आपकी क्या है, बायोमेट्रिक डिवाइस से आ रही है, जो कि अटेंडेंस का डाटा है, ठीक है। दिस इज द सेकंड काइंड ऑफ इनपुट। मे बी हम कहते हैं जी जो थर्ड काइंड ऑफ इनपुट है वो फाइनेंस वालों की तरफ से आ रही है, जो कि सैलरीज है, ठीक है। हम कह देते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल एक सिस्टम है जो कि फाइनेंस का है। इसी सिस्टम की जब आप आउटपुट बनाएंगे तो इसकी आउटपुट्स क्या है, एक तो इसकी आउटपुट ये है कि आपने जब जिस भी सिस्टम पे आप बैठे हुए हैं उसके ऊपर इसकी आउटपुट जा रही है कि वो डिस्प्ले कर देता है इन्फॉर्मेशन जो कि आपने रिक्वेस्ट की है, ठीक है। और एक क्या है कि आप अपने डाटा के अंदर जाके ये शायद चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन यू आर जनरेटिंग रिपोर्ट्स एंड अदर थिंग्स, ठीक है। तो दीज आर द ब्रॉड इनपुट्स एंड आउटपुट्स फ्रॉम योर HRM सिस्टम, ठीक है। तो आपने अपनी सेफ होम की अगर इनपुट और आउटपुट को कंसिडर करें, क्योंकि हम इसी को आगे डिकम्पोज भी करेंगे, ठीक है। तो दीज आर द इनपुट, क्या क्या इनपुट्स थी आपकी, एक तो कंट्रोल पैनल से आ रही है, दूसरी आपकी सेंसर से आ रही है, और जो आउटपुट्स हैं वो क्या क्या है, एक तो कंट्रोल पैनल के डिस्प्ले के ऊपर आपकी आउटपुट जा रही है, एक आपके अलार्म्स की फॉर्म में आउटपुट है, और तीसरी आपकी आउटपुट क्या है, फोन लाइन, कि आपका फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्रेक इन हुआ है, किसी कोई चोर आया तो आपने पुलिस को कॉल करनी, अगर फायर लगी है तो आपने फायर डिपार्टमेंट को कॉल करनी है। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ सेंसर, किस सेंसर से आपको इनपुट आई है उसके बेसिस के ऊपर आप ये वाले फंक्शन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि हम इस एट लेवल 0 वी आर नॉट कंसर्न्ड के अंदर क्या हो रहा है, हम सिर्फ अपने सिस्टम की इनपुट्स और आउटपुट्स को कवर कर रहे हैं। ओके जी, नाउ दिस इज लेवल 1 DFD, ठीक है। ये हमने अपने इसी बबल को
मल्टीपल बबल्स के अंदर डिकम्पोज कर दिया। और ये डिकम्पोजिशन किस बेसिस के ऊपर होती है? आपके डाटा के ऊपर, ठीक है। जिस तरह अब हमें ये पता है कि सेंसर की इनपुट को पढ़ने के लिए वी नीड अ सेपरेट प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर जाएंगे इस लेवल 1 के अंदर, तो ये देखें जो सेंसर स्टेटस है, ठीक है, दैट वाज द इनपुट। ये हमारा डाटा के लेबल अगर आप देखें तो इसके ऊपर सेंसर स्टेटस लिखा हुआ है, जो सेंसर से हमारे मेन लेवल 0 के बबल के अंदर इनपुट जा रही है, वही बबल जा रही है, लेकिन वी हैव अ सेपरेट प्रोसेस जिसको हमने नाम दे दिया मॉनिटर सेंसर्स, ठीक है। दिस इज समथिंग ऑब्वियस कि वी नीड अ सेपरेट प्रोसेस जो कि हमारे सेंसर्स की इनपुट को देख रहा है, ठीक है। इसी तरह जो हमारी दूसरी इनपुट थी कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल से जो इनपुट आ रही है वी नीड अ सेपरेट प्रोसेस जिसे हम कहते हैं इंटरेक्ट्स विद द यूजर, ठीक है, ठीक है। ये आप देखें ये वाली जो हमारी चीजें हैं ये हमारे उसी डायग्राम से आई हैं, लेकिन हमने क्या किया, जो हमारा एक बबल था पिछली डायग्राम में उसको हमने कितने प्रोसेसेस में डिवाइड कर दिया, उसको हमने, अगर हम इनको लेबल करना शुरू कर दें तो हम कहेंगे कि जी दिस इज 1.0, दिस इज 2.0, दिस इज 3.0, दिस इज 4.0, दिस इज 5.0 और इसको हम कह देते हैं 6.0। तो हमने एक्चुअली अपना एक बबल को 6 बबल्स में डिवाइड कर दिए, यानी हमने 6 प्रोसेसेस आइडेंटिफाई कर लिए अपनी उन इनपुट्स की बेस के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें कि ये डिकम्पोजिशन हुई कैसे है, यूजर की इनपुट के लिए आपको पता है कि यूजर की इनपुट को समझने के लिए यू नीड अ सेपरेट प्रोसेस, ठीक है ना, क्योंकि आपको फॉर एग्जांपल ये डिस्टिंग्विश करना है कि यूजर ने सिलेक्ट क्या किया। जिस तरह अगर यूजर ने पासवर्ड एंटर कर रहा है तो उसके लिए आपको ऑथेंटिकेशन के लिए फिर एक और चाहिए, यू नीड टू डू समथिंग, क्योंकि आपको अब इसको डिवाइड करना। तो आप देखें इसकी बेसिस के ऊपर 2 प्रोसेसेस बन रहे हैं। एक तो प्रोसेस बन रहा है आपका पासवर्ड का, कि पासवर्ड को प्रोसेस कर रहा है कि पासवर्ड सही है गलत है। दूसरा क्या बन रहा है कि आप अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे हैं। और तीसरा क्या बन रहा है, आप अपने सिस्टम को या तो एक्टिवेट कर रहे हैं या डीएक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 3 डिफरेंट प्रोसेसेस क्यों बने, क्योंकि पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन इज समथिंग टोटली डिफरेंट फ्रॉम चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द सिस्टम, ठीक है। क्योंकि पासवर्ड जब आपका प्रोसेस होगा उसकी वैलिडिटी या इनवैलिडिटी की बेसिस के ऊपर यू विल डू अ सेपरेट एक्शन, जबकि आप अपना जब कॉन्फ़िगर करेंगे सिस्टम को तो उसकी बेसिस के ऊपर आपको अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी है, देन यू विल कम टू योर डिस्प्ले अगेन, ठीक है। तो आपने ये जो सारे प्रोसेसेस थे, प्रोसेस नंबर 1 जो इंटरेक्ट विद द यूजर है, प्रोसेस नंबर 2 ये जितने भी प्रोसेसेस हैं आपके इंटरेक्ट्स विद द यूजर, आपका प्रोसेस पासवर्ड, एक्टिवेट डीएक्टिवेट सिस्टम, ये सारे आपने इस एक इनपुट की बेस के ऊपर आइडेंटिफाई किए, ठीक है। जो आपका ये मॉनिटर सेंसर्स है ये आपने सेंसर स्टेटस वाली इनपुट की बेस के ऊपर आइडेंटिफाई किए। अच्छा, फिर एक इसके अंदर जो प्रोसेस है जिसको हम ये डिस्प्ले मैसेजेस है, ये हमने किस तरह आइडेंटिफाई किया, क्योंकि वो सॉ कि हमारे सिस्टम कि जब ये सब प्रोसेसेस बनेंगे, यानी कि जब वो हमने देखा कि पासवर्ड को हमने एक सेपरेट प्रोसेस कह दिया, हमने सेंसर स्टेटस को एक सेपरेट प्रोसेस कह दिया, we made a separate process for activating or deactivating a system and we made a separate process for changing the configuration settings. अब जब इन सारे प्रोसेसेस से जो इंफॉर्मेशन आएगी डिस्प्ले के ऊपर, that would be different. तो we need a separate process जो कि depending on the what is the input to that process वो कुछ डिस्प्ले करेगा। तो we made a another process जो हमारा था डिस्प्ले मैसेज स्टेटस। अब अगर आप देखें कि हमारी जो आउटपुट्स थी, अगेन हमारी आउटपुट्स वही हैं जो हमने पिछली स्लाइड में हमने जो लेवल 0 के ऊपर आइडेंटिफाई की थी, लेकिन अब इनको इनपुट कहाँ से जा रही है, जो फॉर एग्जांपल अलार्म था और टेलीफोन लाइन थी, इसको ये सेंसर स्टेटस वाले जो मॉनिटर सेंसर्स वाला प्रोसेस था उससे आउटपुट जा रही है। और ये जो कंट्रोल पैनल का डिस्प्ले था इसको डिस्प्ले मैसेज स्टेटस वाले से आउटपुट जा रही है। तो अगेन फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू सी हियर कि दिस लेवल 1 इट कन्फर्म्स विद द लेवल 2, यानी कि इन दोनों के दरमियान कंसिस्टेंसी है। ये वाली चीज़ें जो आपकी इनपुट्स हैं, योर इनपुट्स जो कि ये दोनों हैं और आपकी आउटपुट्स, दे आर सेम। हमने सिर्फ अपने मेन जो बबल था उसको इन 6 बबल्स में डिवाइड कर दिया। तो दिस इज लेवल 1 डीकम्पोजिशन। अब इसके अंदर आप देखें कि हमने अपनी उन 2 प्राइमरी इनपुट्स और 3 प्राइमरी आउटपुट्स की बेसिस के ऊपर अपने सिस्टम के अंदर बहुत सारा डाटा आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। एंड वी हैव कम टू नो कि हमारे सिस्टम के अंदर छोटे प्रोसेसेस और कौन से होंगे उस पूरे बड़े काम को सेफ होम को इंप्लीमेंट करने के लिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड। दिस इज लेवल 1 डीकम्पोजिशन। इन द नेक्स्ट स्लाइड विल सी कि लेवल 2 डीकम्पोजिशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब हाउ डू वी डिसाइड कि हमें इसको सिस्टम को ज्यादा डीकम्पोज करने की जरूरत है, ठीक है। वी डू दिस ऑन द बेसिस
फॉर एग्जांपल हम इन इंडिविजुअल प्रोसेसेस को देखते हैं, और जब इन इंडिविजुअल प्रोसेसेस को देख के हमें लगता है कि देयर इज समथिंग दैट वी स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। जिस तरह फॉर एग्जांपल इन सारे के अंदर हम अगर ये मॉनिटर सेंसर्स वाला प्रोसेस देखें तो वी रियलाइज कि जो सेंसर्स को मॉनिटर करना है, ठीक है, नाउ डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेंसर उसकी क्योंकि आउटपुट भी फर्क हो रही है। क्योंकि फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि अगर फायर है तो जो कॉल जानी है वो फायर डिपार्टमेंट को जानी है। अगर कोई ब्रेक इन हुआ है, somebody has broken a window or door and they have come into your house, तो the call should go to police, ठीक है। तो वी कैन सी कि हमारा जो मॉनिटर सेंसर है इसको हम फर्दर डिकम्पोज कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी आपका प्रोसेस हो सिस्टम के अंदर इन विच यू सी कि यू कैन स्टिल डिकम्पोज इट एंड यू कैन स्टिल गेट सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन और यूजफुल इंफॉर्मेशन, तो यू कैन डिकम्पोज इट। इसी तरह अब और व्हाट वी डू इज वी लुक एट, हमने जिस तरह पढ़ा था पहली गाइडलाइन के अंदर कि विल डू 1 बबल एट अ टाइम। तो इफ वी हैव 6 बबल्स तो विल स्टार्ट विद नंबर 1। हम नंबर 1 को देखेंगे, इंटरेक्ट विद द यूजर। नाउ वी डोंट नीड टू फर्दर डिकम्पोज इट, क्योंकि वी ऑलरेडी नो कि हमने इंटरेक्शन की बेस के ऊपर पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि 3 तरह की इंटरेक्शन है। पहला पासवर्ड है, पासवर्ड डालने के बाद या तो वो अपने सिस्टम को एक्टिवेट करेगा या डीएक्टिवेट करेगा या अपनी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा। तो वी ऑलरेडी नो कि वी डोंट नीड टू फर्दर डिकम्पोज इट। इस तरह जो प्रोसेस पासवर्ड है वी डोंट नीड टू फर्दर डिकम्पोज इट, क्योंकि प्रोसेस पासवर्ड क्या कर रहा है, आपका सिर्फ यूजर के पिन को कंपेयर कर रहा है जहां पे आपने डाटा का स्टोर किया हुआ है कि ये वेदर सही है या नहीं है। इसी तरह आपका एक्टिवेट डीएक्टिवेट का यू डोंट नीड टू फर्दर डिकम्पोज इट। सिमिलर इज द केस विद कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम्स, क्या आप अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन वाले को फर्दर डिकम्पोज नहीं करना चाह रहे, ठीक है। इसी तरह जो डिस्प्ले मैसेजेस है यू डोंट नीड टू फर्दर डिकम्पोज इट। द ओनली प्रोसेस इन दिस केस दैट यू नीड टू फर्दर डिकम्पोज इज मॉनिटर सेंसर्स, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता लग गया है कि क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर की बेस के ऊपर मेरी आउटपुट्स डिफरेंट होंगी, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर की इनपुट भी डिफरेंट आ रही है, इसलिए आई कैन फर्दर डिकम्पोज इट। सो एट लेवल 2 वी विल डिकम्पोज मॉनिटर सेंसर्स, ठीक है जी। तो अब अगर आप इसी डायग्राम को, वो जो कन्फर्मिटी वाला पॉइंट था कि देयर शुड बी कंसिस्टेंसी बिटवीन अमंग डिफरेंट लेवल्स, तो अगर आप इस पूरा ये जो हमारा डॉटेड इस केस के अंदर बबल है, ये जो हमारा पूरा बबल बन रहा है, दिस इज बेसिकली मॉनिटर सेंसर्स। हमने सिर्फ क्या किया है, उसको आप कह लें जूम इन कर लिया, ठीक है। और जब हमने जूम इन किया हमें पता लगा कि इसके अंदर और भी प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इनको सारों को लेबल करें तो हाउ वी विल लेबल देम, हम इसे कहेंगे कि दिस इज 5.1, दिस इज 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 और मे बी, और ये हमारा डिस्प्ले मैसेज एंड स्टेटस, ये वही पुराना वाला प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप अपने हम इस पुराने वाले लेवल 1 के ऊपर जाएं, आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग कि लेवल 1 के ऊपर हमारे इस सेंसर वाले से एक तो ये आउटपुट्स कौन सी जा रही हैं, 3 आउटपुट जा रही हैं, एक तो अलार्म को जा रही है, एक फोन लाइन को जा रही है, एक डिस्प्ले मैसेज को जा रही है और एक इनपुट आ रही है कॉन्फ़िगरेशन डाटा के ऊपर, ठीक है, कि कौन से सेंसर के ऊपर आपने ये पहले कॉन्फ़िगर किया होता है कि कौन से सेंसर के ऊपर कौन से नंबर पे कॉल जानी है कि नहीं जानी, ठीक है। अगर आप अब इसको बबल को अपने को दोबारा देखें तो इसके अंदर वही हो रहा है, आपके सिस्टम के ऊपर इनपुट्स कितनी आ रही हैं, 1, 2 तरह की इनपुट्स आ रही हैं, एक तो सेंसर्स की है, ठीक है, और एक आपकी कॉन्फ़िगरेशन की है, और आउटपुट आपके सिस्टम की 3 है, एक डिस्प्ले मैसेज वाले को जा रही है और एक अलार्म को जा रही है, एक फोन लाइन को जा रही है, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर डिकम्पोजिशन किस बेसिस के ऊपर करनी है कि पहला हमारा एक सब प्रोसेस होना चाहिए जो कि सेंसर्स को रीड करे, ठीक है, और फिर वो सेंसर टाइप के ऊपर कुछ सर्टन एक्शन करेगा, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल हीट सेंसर है तो उसके ऊपर एक्शन डिफरेंट है, अगर मोशन सेंसर है उसके ऊपर एक्शन डिफरेंट होगा, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्या प्रोसेस क्या बन गया, एसेस अगेंस्ट सेटअप, यानी कि पहली बात तो ये है कि हमने, जैसा मैंने कहा था, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने फ़ोन नंबर सेव किए हैं कि जी आग लगी तो फायर ब्रिगेड का नंबर ये है, ठीक है। तो उसने सेंसर आईडी देखी, उसकी टाइप देखी और उसके हिसाब से उसने एक्शन किया। अब ये डायल फ़ोन का हमने एक प्रोसेस अलहदा बना दिया है और इसी तरह जनरेट अलार्म सिग्नल के अलहदा प्रोसेस बना दिए, ठीक है, और एक फॉर्मेट फॉर डिस्प्ले का भी अलहदा बना दिया। फॉर्मेट फॉर डिस्प्ले करना क्यों ज़रूरी है, फॉर्मेट फॉर डिस्प्ले इसलिए ज़रूरी है कि पिछली स्लाइड के अंदर तो हमने सिर्फ सेंसर से डिस्प्ले को एक आउटपुट जा रही थी, ठीक है, और हमें ये नहीं पता था कि ये आउटपुट के अंदर इन्फॉर्मेशन क्या है, लेकिन जब हमने इसको डिकम्पोज कर दिया तो हमें पता लग गया कि हम एक तो सेंसर आईडी और उसकी टाइप बता रहे हैं कि ये हीट सेंसर बोला है, कौन सा सेंसर बोला है, और हम उसकी लोकेशन बता रहे हैं
कि ये वाला सेंसर किचन में लगा हुआ था, गैराज में लगा हुआ था, लिविंग रूम में लगा हुआ था, कहाँ सेंसर लगा हुआ। तो यू सी कि जब ये डिकम्पोजिशन हमारी ज़्यादा हो गई है तो हमें हमारे सिस्टम के अंदर डाटा फ्लो के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। और हमें सिस्टम को डिकम्पोज करने का इस केसेस में फ़ायदा क्या हुआ है कि हमें पता लग गया कि हमारी इन्फॉर्मेशन कैसे स्ट्रक्चर होकर डिस्प्ले होगी और कैसे वो डिफरेंट तरह के सेंसर्स के दरमियान में डिफरेंशिएट करेगा और उनकी बेसिस के ऊपर डिफरेंट एक्शंस कैसे लेगा, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिंग। ये हमारे लेवल 2 DFD है और दिस लेवल 2 DFD इज ओनली फॉर वन प्रोसेस, ठीक है, जो कि हमने किसके लिए बनाई है, मॉनिटर सेंसर्स के लिए, ठीक है। तो इन दिस एग्जांपल वी हैव सीन अ लेवल 0 DFD, वी हैव सीन लेवल 1 DFD एंड वी हैव सीन लेवल 2 DFD, ठीक है जी। ओके जी, द नेक्स्ट काइंड ऑफ diagrams that we can make in flow oriented modeling is control flow diagram, ठीक है जी। कंट्रोल फ्लो डायग्राम क्या करती हैं, अगेन इन द कंट्रोल फ्लो डायग्राम्स हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम को मॉडल के बेसिस के ऊपर करते हैं क्योंकि हम डाटा के फ्लो को ही देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम अपने सिस्टम को डिफरेंट स्टेट्स के अंदर हमने डिवाइड कर दिया हुआ है। जिस तरह हमने पहली हमने बना दी है रीसेटिंग, दूसरी हमारी सिस्टम की स्टेट है आइडल, तीसरी है एक्टिंग ऑन अलार्म और मॉनिटर सेंसर सिस्टम स्टेटस। अब इन सारी जो स्टेट्स हैं इनके दरमियान हम फ्लो किस बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, इनके दरमियान हम कुछ डाटा आता है उसकी बेस के ऊपर हम कुछ और काम करते हैं, ठीक है। जिस तरह सबसे पहला अगर आप देखें ये जो रीसेटिंग वाला बॉक्स है इसके अंदर हमने पहले ही कुछ एक्शन बता दिए, ठीक है, कि सिस्टम स्टेटस या तो आप इनएक्टिव कर सकते हैं या आप स्टार्ट कर सकते हैं, यू नो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट यू डू। हमने सिस्टम को ऑन किया, ठीक है, और हमने यहां से सिस्टम को जब हमने यहां से सिस्टम को ऑन किया तो आपका सिस्टम यहां तो आइडल स्टेट के अंदर जब आप होंगे तो आपने हर स्टेट के अंदर हमने लिख दिया कि कौन से एक्शन होते हैं। यहां तो आपने सिस्टम को इनएक्टिव कर सकते हैं या अपने आप सिस्टम को रेडी स्टेट में कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जब आपका सिस्टम मॉनिटरिंग स्टेटस के अंदर है, ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम स्टेटस है इसके अंदर आपका सिस्टम किस मोड के अंदर है, क्योंकि मॉनिटरिंग के अंदर जब इसके अंदर पहली बात तो ये आपने अपने सिस्टम को एक्टिवेट किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ये देखें कि आइडल स्टेट के अंदर से जब हमारा डाटा एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि जब हमारा क्या है कि बेसिकली हमने अपने सिस्टम को एक्टिवेट किया है आइडल से, तो वो मॉनिटरिंग के अंदर आ गया, ठीक है। इसी तरह जब आपने अपने सिस्टम को पासवर्ड डाल के डीएक्टिवेट कर दिया है तो ये आइडल स्टेट के अंदर चला गया, ठीक है जी। इसी तरह एक्टिंग ऑन अलार्म वाले केस के अंदर भी अगर आप अपने सिस्टम को डीएक्टिवेट करते हैं तो वो भी जब आपके अलार्म बज जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी पुलिस पहुंच गई है तो दे विल डीएक्टिवेट योर सिस्टम, ठीक है, क्योंकि यू शेयर योर पासवर्ड विद द पुलिस। जब वो डीएक्टिवेट करते हैं तो सिस्टम फिर आइडल स्टेट के अंदर चला जाता है। इसी तरह जब आप एक्टिंग ऑन अलार्म के अंदर आप क्या क्या कर रहे हैं कि अलार्म आप इस अलार्म वाली स्टेट के अंदर किस तरह आए, पहली चीज़ तो ये समझनी है। वो किस तरह है कि जब आपका कोई सेंसर ने की वजह से कोई ट्रिगर हुआ तो यू केम इनटू दिस स्टेट, ठीक है। उस स्टेट के अंदर जब आप आ गए तो आप क्या क्या एक्शंस कर सकते हैं, यू बेसिकली मॉनिटर अलार्म, ठीक है, आप अपने उस बेसिकली ट्रिगर सेंसर वाला वो मैसेज भेजते हैं एंड देन यू डू डिफरेंट थिंग्स, और आपका यहाँ तो अलार्म टाइम आउट हो जाता है, यहाँ आपको पता लगता है कि दिस इज अ फॉल्स अलार्म, ठीक है। तो जस्ट टू समराइज दिस, और अगेन one thing that you need to keep in mind कि in these lectures we are just introducing these topics, ठीक है। we'll do various examples जिसके अंदर हम data flow diagram और control flow diagram को डिटेल में डिस्कस करेंगे। Here our context is that we are covering requirement engineering, और requirement engineering के elaboration phase के अंदर हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, या analysis modeling के अंदर हम ये चीज़ें भी कवर कर रहे हैं। तो the second technique is control flow modeling diagram, जिसके अंदर हम अपने सिस्टम के अंदर हम अपनी डाटा को हम कंट्रोल डाटा की बेसिस के ऊपर, यानी कि कंट्रोल डाटा कहते हैं हम उस चीज़ को कि जो आपके सिस्टम की स्टेट को चेंज करता है, उसकी बेस के ऊपर हम इंफॉर्मेशन को मॉडल करते हैं, ठीक है जी। द थर्ड फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग टूल और टेक्निक इज प्रोसेसिंग नैरेटिव्स, ठीक है जी। प्रोसेसिंग नैरेटिव्स क्या होते हैं कि आप रिटन डिस्क्रिप्शन होती है डिफरेंट फंक्शंस की आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है। जिस तरह we won't go through and read all these processing narratives, लेकिन let's go through the first one, ठीक है। पहला वाला processing narrative क्या कहता है, the safe home security function enables the homeowner to configure the security system when it is installed. It monitors all sensors connected to the security system and interacts with the homeowner through internet, PC or a control panel, ठीक है। Now इस पहले processing narrative के अंदर there is lot of information, ठीक है। जिस तरह पहली बात तो ये बता रहा है कि सेफ होम का पर्पस क्या है, ठीक है। सेफ होम का पर्पस क्या है कि वो एक तरह से सिक्योरिटी
फंक्शन प्रोवाइड करता है आपके होम ओनर को, ठीक है। होम ओनर क्या कर सकता है, उसको कन्फिगर कर सकता है वंस द सिस्टम इज इंस्टॉल्ड, ठीक है। और ये आपका सेफ होम क्या करता है, इट मॉनिटर्स बेसिकली ऑल द सेंसर्स, सारे सेंसर्स को मॉनिटर कर रहा होता है जितने सेंसर्स लगे होते हैं, और आपका जो यूजर है, जो होम ओनर है, वो आपके सेफ होम के साथ किस किस तरह से इंटरेक्ट कर सकता है। इट कैन इंटरेक्ट थ्रू द इंटरनेट, थ्रू पीसी और थ्रू द कंट्रोल पैनल दैट इज इंस्टॉल्ड, ठीक है जी। सेकेंड प्रोसेसिंग नैरेटिव अगर आप देखेंगे, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन द सेफ होम पीसी इज यूज्ड टू प्रोग्राम and configure the system. Each sensor is assigned a number and type. A master password is programmed for arming and disarming the system, and telephone numbers are input for dialing when a sensor event occurs. जैसे आपने पीछे देखा था, मैंने आपसे कहा था कि जब आप सिस्टम को कन्फिगर करते हैं तो यू हैव ऑलरेडी सेव दोज नंबर्स कि पुलिस का क्या नंबर है या फायर ब्रिगेड का इमरजेंसी नंबर क्या है, ठीक है। तो यू ऑलरेडी हैव सेव दोज नंबर्स ताकि कोई भी सेंसर के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेना हो तो आपके सिस्टम को पता हो। तो यू कैन सी कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन प्रोसेसिंग नैरेटिव्स इज कि हम बेसिकली अपने सिस्टम के जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उनको रिटन डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं, ठीक है। तो दिस इज अनदर वे ऑफ फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग, ठीक है। तो हमने 3 तरह की फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग के तरीके देखे। सबसे पहला था डाटा फ्लो डायग्राम, जिसके अंदर हम अपने जनरली अपने सिस्टम के अंदर से फ्लो ऑफ डाटा को देख रहे हैं कि डाटा इनपुट क्या है, डाटा आउटपुट क्या है, और उस डाटा को हम ट्रांसफॉर्म कैसे कर रहे हैं। व्हाट आर द प्रोसेसेस दैट वी अप्लाई ऑन दोस डाटा एंड देन द डाटा इज ट्रांसफॉर्म्ड। सेकेंड टेक्निक वाज कंट्रोल फ्लो डायग्राम्स, जिसके अंदर हम अपने कंट्रोल डाटा को देखते हैं कि हम अपने सिस्टम की डिफरेंट स्टेट्स हैं, और डिपेंडिंग ऑन सर्टेन डाटा गोइंग फ्रॉम वन सिस्टम, कंट्रोल डाटा जिसे हम कहते हैं, एक उसके बेसिस के ऊपर हमारी सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाती है। जिस तरह आइडल के स्टेट पे आपका सिस्टम था एंड यू एक्टिवेटेड योर सिस्टम, तो आपका सिस्टम मॉनिटरिंग के स्टेट के अंदर आ गया, ठीक है। जैसे मॉनिटरिंग के अंदर आपने पासवर्ड डाला और उसको डीएक्टिवेट कर दिया, तो दिस इज कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, जिसकी बेसिस के ऊपर आपके सिस्टम की पूरी स्टेट चेंज हो रही है। द थर्ड थिंग इज प्रोसेसिंग नैरेटिव, जिसके अंदर हम रिटन डिस्क्रिप्शन अपने सिस्टम के डिफरेंट प्रोसेसेस की बताते हैं, ठीक है जी। ओके जी, सो दिस वाज फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग। नेक्स्ट we will look at class based modeling. Class based modeling object oriented की दूसरी मॉडलिंग की टेक्निक है। पहली हमने देखी थी scenario based modeling, now this is class based modeling. Once again in this lecture we will briefly cover कि हम अपने सिस्टम के अंदर क्लासेस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं and how we try to record interaction between different classes, और हम क्लास बेस्ड मॉडलिंग की डिफरेंट टेक्निक्स देखेंगे जिसके अंदर शायद CRC मॉडलिंग भी आती है और क्लास डायग्राम्स आती हैं। विल ट्राई टू कवर कि इंडिविजुअली ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। ओके जी, सो द फर्स्ट थिंग इज कि आप अपने सिस्टम के अंदर से क्लासेस आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। हाउ डू यू फिगर आउट कि व्हाट आर द क्लासेस इन योर सिस्टम? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू शुड बी थिंकिंग दैट कि आपको अगर अपने सॉफ्टवेयर की यूजर रिक्वायरमेंट बताता है तो वो आपको क्लासेस तो बताएगा नहीं। हाउ विल यू कम अप विद द क्लासेस? Now there is something that we do जिसे हम कहते हैं ग्रामेटिकल पार्स, ठीक है। पार्सिंग होती है कि आप इन्फॉर्मेशन को किसी तरह प्रोसेस करते हैं, ठीक है। जिस तरह कंपाइलर्स के अंदर अगर आपने पार्सर पढ़ा हो, पार्सर क्या करता है कि आपका कोड लिखा होता है उसको सर्टेन तरह से पार्स करता है, यू नो, बेसिकली डू इट। तो पार्सिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास यूज केसेस का जो टेक्स्ट लिखा होता है, क्योंकि जब हम एनालिसिस की स्टेज के ऊपर हैं तो एक चीज़ ये है कि जो क्लास बेस्ड मॉडलिंग है दिस इज फॉलोड, ये बेसिकली बाद में होगी, पहले आप यूज केसेस वगैरह बना चुके होंगे। तो यू हैव सम रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। तो व्हाट यू विल डू इज यू विल डू अ ग्रामेटिकल पार्स। आप अपने उस सारे इंग्लिश को पढ़ेंगे, ठीक है, और आपके टेक्स्ट के अंदर जितने नाउन्स होंगे, ठीक है, वो आप कहेंगे कि ऑल दीज नाउन्स आर क्लासेस, ठीक है। तो ये आप अगर सेकेंड लाइन देखें कि क्लासेस आर डिटरमिन्ड बाय अंडरलाइनिंग ईच नाउन, ठीक है। और एक और चीज़ ये है कि हम अपनी क्लास को प्रोसीजरली, यानी कि जो वर्ब्स होती हैं उनको हम क्लासेस कंसिडर नहीं करते, ठीक है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि हम क्योंकि क्लास के अंदर उसके प्रोसीजरल हम ये नहीं देख रहे कि ये काम कैसे करेगी, हम सिर्फ आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि हमारे सिस्टम की बाउंड्री की, मतलब हम अपने सिस्टम को भी पार्टीशन कर रहे हैं क्लासेस के अंदर। वी आर ओनली कंसर्न के क्लासेस कौन सी वी आर नॉट कंसर्न कि इंडिविजुअली क्लास कैसे काम करेगी, ठीक है। तो जितने भी हमें अपने उस रिटन डिस्क्रिप्शंस में नाउन मिलते हैं हम उन सबको कह देते हैं कि ये क्लासेस हैं। नाउ वन प्रॉब्लम विद दिस टेक्निक इज कि मे बी यू विल कम अप विद 35 नाउन्स इन द रिटन डिस्क्रिप्शन। नाउ ये जो 35 आपने नाउन बनाए, 35 क्लासेस नहीं आप बनाएंगे। वी विल सी कि देयर इज अ सर्टेन क्राइटेरिया
जिसकी बेसिस के ऊपर आप कहते हैं कि जी ये मेरी क्लास होगी और ये क्लास नहीं होगी, ठीक है। वी विल ट्राई टू ब्रीफली गो थ्रू कि वो क्राइटेरिया क्या होता है, कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा नाउन को हमने क्लास कहना है और कौन से नाउन को हमने क्लास नहीं कहना, ठीक है। ओके जी, सो हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू मेक अ टेबल लाइक दिस, ठीक है, जिसके अंदर हमारा एक कॉलम होता है जिसके अंदर हम कहते हैं कि जी वी विल हैव आवर पोटेंशियल क्लासेस। अब ये पोटेंशियल क्लासेस के अंदर हम क्या लिखते हैं कि ऑल नाउन्स, जितने नाउन्स है वो सारे हम कहते हैं हमारी क्लासेस होगी, ठीक है। फिर हम अपनी क्लासेस को क्लासीफाई भी कर देते हैं कि कौन सी क्लास किस टाइप की क्लास है, ठीक है, ठीक है। वी विल सी कि हमारा क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है और हम क्लासेस को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं कि ये एंटिटी क्लासेस हैं, ये आई नो देयर आर डिफरेंट, वी विल सी कि देयर आर 6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। फिर हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है और जो भी हमारा क्राइटेरिया, सारी क्लास, कोई भी एक क्लास एज ए क्लास एक्सेप्ट नहीं होती अगर वो किसी भी एक क्राइटेरिया पे फेल हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि मैंने आपको कहा कि अगर फॉर एग्जांपल यू गेट टू मेनी नाउन्स, तो ऑल दीज नाउन्स दे वोंट बी क्लासेस, ठीक है, क्योंकि अगेन यू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस व्हेन यू आर मेकिंग क्लासेस। बाज़ औक़ात आप क्लासेस, वी वांट टू मेक हैव आवर सिस्टम इंडिपेंडेंट, यानी कि हम डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा क्लासेस बना दें क्योंकि फिर इंटीग्रेशन के अंदर उनके अंदर आपको इशू आ जाएगा, ठीक है। तो वी हैव टू फिल्टर डाउन, क्योंकि आपने जितने नाउन्स आइडेंटिफाई किए उसके अंदर आपको फिर आइडेंटिफाई करने हैं कि विच आर द एसेंशियल क्लासेस विच यू नीड और विच यू डोंट नीड। अच्छा जी, नाउ इन दिस स्लाइड आई विल ट्राई टू टेल यू कि हम ग्रामेटिकल पार्ट्स कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस पहली वाली लाइन को पढ़ना शुरू करें, द सेफ होम सिक्योरिटी फंक्शन enables the homeowner to configure the security system when it is installed, monitors all sensors connected to the security system and interacts with the homeowner through the internet, a PC or a control panel. अब इसके अंदर अगर हमने नाउन आइडेंटिफाई करने हो तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर ये जितनी भी हाईलाइट कर दिया मैंने टेक्स्ट, दीज आर नाउन्स, ठीक है। जिस तरह सेफ होम इज अ नाउन, इट enables the homeowner is a noun, to configure the security function, that is a noun, it monitors all the sensors, ये भी नाउन है। इसी तरह इंटरनेट, पीसी और कंट्रोल पैनल है, ये भी नाउन है। तो अगर आप इस पहले पैराग्राफ के अंदर देखें तो वी हैव आइडेंटिफाइड 1 2 3 4 5 6 और 7 नाउन्स इन जस्ट वन पैराग्राफ। नाउ ऑल दीज दे कैन नॉट बी क्लासेस, ठीक है, लेकिन दिस गिव्स अस एन आइडिया कि व्हाट आर द पोटेंशियल क्लासेस इन आवर सिस्टम, ठीक है। इसी तरह अगर आप अपने सेकंड पैराग्राफ को पढ़ें तो उसके अंदर भी हमने 4-5 नाउन आइडेंटिफाई कर लिए। तो इन अ टोटल वंस वी डू दिस ग्रामेटिकल पार्ट्स वी हैव कम अप विद मे बी 10-15 नाउन्स, ठीक है, एंड वी कॉल ऑल ऑफ देम आर पोटेंशियल क्लासेस, ठीक है। लेकिन एक चीज जो आपको जहन में रखनी है कि ये सारी पोटेंशियल क्लासेस हैं, दे आर नॉट, वी हैव नॉट सिलेक्टेड देम एज पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन राइट नाउ, लेकिन हमने सिर्फ कहा है कि दीज आर पोटेंशियल या दे कैन बी क्लासेस। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हम क्या करते हैं, हम अपनी क्लासेस को क्लासीफाई करते हैं, हम डिफाइन करते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी की क्लास है, ठीक है। नाउ दीज आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ पोटेंशियल क्लासेस, ठीक है। पहली क्लासिफिकेशन क्या है, हम कहते हैं कि अ क्लास इज एन एक्सटर्नल एंटिटी, ठीक है। एक्सटर्नल एंटिटी क्या होती है, जिस तरह हमने अपने यूज केसेस के अंदर एक्टर्स कहे थे, तो एक्टर्स आर एक्सटर्नल एंटिटीज जो आपके सिस्टम की बाउंड्री के बाहर होते हैं लेकिन देर इंटरेक्ट विद द सिस्टम, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या क्या थी कि एक कोई और सिस्टम है एक आउटसाइड द बाउंड्री, जिस तरह हमने HRM के सोल्यूशन के अंदर कहा था कि फाइनेंस का सिस्टम है जो कि हमें कुछ इनपुट दे रहा है, तो दैट इज अनदर सिस्टम। डिवाइस हमारे उस केस में क्या था, बायोमेट्रिक था। पर्सन कौन था, HR मैनेजर। तो दोज आर एक्सटर्नल एंटिटीज। देन वी हैव थिंग्स। थिंग्स क्या होती हैं कि फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमने सेफ होम वाली एग्जाम्पल थी, उसके अंदर हमारे पास थिंग की क्या एग्जाम्पल थी, सेफ होम के अंदर हमारी थिंग की एग्जाम्पल थी जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले जा रहा था, और HR के अंदर हमारी थिंग की एग्जांपल क्या थी, जो हम रिपोर्ट्स जनरेट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल HR मैनेजर वाज जनरेटिंग सम रिपोर्ट्स, नाउ दैट इज अ थिंग, ठीक है। इसी तरह ऑकरेंस और इवेंट क्या है, ठीक है। ऑकरेंस और इवेंट की कैटेगरी, उस कैटेगरी में वो वाली क्लासेस आ जाएंगी जो फॉर एग्जांपल विच सिग्निफाई सम कंप्लीशन, ठीक है, या दे सिग्निफाई सम मूवमेंट। जिस तरह सेंसर की केस के अंदर इफ देयर इज अ मूवमेंट और मोशन सेंसर किसी चीज को डिटेक्ट करता है तो मे बी दैट्स अ सेपरेट क्लास, कि आपने उसको कैसे, हाउ डू यू डील विद दैट मोमेंट, ठीक है। इसी तरह आपका HRM के केस के अंदर वंस द मंथ इज कंप्लीट तो देयर आर सर्टेन रिपोर्ट्स दैट आर जनरेटेड, ठीक है, और देयर आर सर्टेन एक्शंस दैट यू नीड टू टेक। तो उसकी बेसिस के ऊपर अगर कोई क्लास बनती है तो यू कॉल इट ऑकरेंस और इवेंट, ठीक है। देन यू हैव रोल्स। कुछ क्लासेस आपकी रोल्स होती हैं, जिस तरह आपका मैनेजर हो गया, आपका इंजीनियर हो गया या सेल्स पर्सन हो गया।
क्योंकि एक तो चीज़ है कि आपका HR मैनेजर सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है, देन यू हैव योर एम्प्लॉइज, ठीक है, जो कि आपके सिस्टम के अंदर है, यानी कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज का डाटा आपके सिस्टम के अंदर है, ठीक है, नो दीज आर रोल्स, ठीक है। देन यू हैव योर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक इट ब्रॉडली, तो हो सकता है आपका पूरा HR का जो टीम है या HR की पूरी जो डिवीजन है, आप उसको कहते हैं ये मेरा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है। इस तरह फाइनेंस आपका पूरा एक यूनिट है, इस तरह मे भी आपका एडमिन एक पूरा यूनिट हो, ठीक है, इसी तरह हो सकता है आपका फैक्ट्री फ्लोर एक पूरा यूनिट हो, ठीक है, दैट्स हाउ। देन एट टाइम्स यू मेक क्लासेस, आप कुछ क्लासेस को क्लासिफाई करते हैं कि दीज आर प्लेसेस, ठीक है, प्लेसेस क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर, लोडिंग डॉक। अब अभी जो हमने पिछली स्लाइड के अंदर नाउन्स आइडेंटिफाई किए हैं, वी विल सी कि ये किस तरह से हम इनको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। और इस क्लासिफिकेशन से पहले लेट मी जस्ट क्विकली गो थ्रू कि क्लास सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। देयर आर 6 क्राइटेरियंस जिसकी बेस के ऊपर हम किसी क्लास को या तो सिलेक्ट करते हैं अपने सोल्यूशन के अंदर या हम उस क्लास को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्राइटेरिया है रिटेन्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। सेकेंड क्राइटेरिया है नीडेड सर्विसेज, थर्ड क्राइटेरिया इज मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, फोर्थ क्राइटेरिया इज कॉमन एट्रीब्यूट्स, फिफ्थ क्राइटेरिया इज कॉमन ऑपरेशंस, सिक्स्थ इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। जो पहला क्राइटेरिया रिटेन्ड इंफॉर्मेशन, दैट सेज कि आपको फॉर एग्जांपल यू हैव, जिस तरह हमने HR के केस में एम्प्लॉइज की एग्जांपल ली, अगर तो आपके सिस्टम को एम्प्लॉई का डाटा रिटेन करने की जरूरत है या देयर इज सम इंफॉर्मेशन दैट यू आर सेविंग अबाउट दैट थिंग, तो आपका ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है। जिस तरह एम्प्लॉई के केस के अंदर ये वाला क्राइटेरिया आपका सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि एम्प्लॉई के केस के अंदर आप यू आर सेविंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉई, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई का नाम, उसका ID, उसकी एज, उसका मे बी ज्वाइनिंग डेट और उसने कितने दिन काम किया, यू आर सेविंग सम इंफॉर्मेशन विच इज एसोसिएटेड विद दैट क्लास एम्प्लॉई, तो देयर इज सम यू हैव टू रिटेन सम इंफॉर्मेशन, तो दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया आपका ये कहता है कि जो भी आपने क्लास बनाई है, ठीक है, वो कोई ना कोई फंक्शंस भी परफॉर्म करती हो। जिस तरह एम्प्लॉई जो है वो आके अटेंडेंस लगाता है, ठीक है, या एम्प्लॉई छुट्टी, यू नो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि देयर आर सम सर्विसेज दैट क्लास डज, ठीक है। इफ अ क्लास डजंट डू एनीथिंग लाइक दैट, तो हम नीडेड सर्विसेज की कैटेगरी से उसको निकाल देते हैं, हम कहते हैं जी ये इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करती। इसी तरह यू कैनॉट सेव अ नाउन, आप किसी भी नाउन को क्लास नहीं कह सकते अगर उसके साथ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आप एसोसिएट ना कर सकें, ठीक है। जिस तरह होम ओनर वाले केस के अंदर जो आपका होम ओनर है, ठीक है, उसके लिए आपके पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ होम ओनर की एक चीज सेव कर रहे हैं विच इज द पिन नंबर, बिकॉज वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन दैट। यू डोंट नीड टू सेव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमें सिर्फ होम ओनर के लिए सिर्फ उसकी पिन की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, दैट्स इट। फिर कॉमन एट्रीब्यूट्स और कॉमन ऑपरेशंस, ये दो जो क्राइटेरिया हैं ये कहते हैं कि अगर आपने एक क्लास बनाई है और आप उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कंसिडर करें, तो देयर शुड बी सम कॉमन एट्रीब्यूट्स जो आप अक्रॉस मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स देख सकते हो। जिस तरह एम्प्लॉई है, अगर आपकी कंपनी के अंदर 15 एम्प्लॉइज हैं, तो हर 15 एम्प्लॉई के लिए आपके कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं। हर एम्प्लॉई के लिए आप नाम सेव कर रहे हैं, हर एम्प्लॉई के लिए आप उसकी ID सेव कर रहे हैं, हर एम्प्लॉई की एज सेव कर रहे हैं, तो देयर इज सम कॉमन एट्रीब्यूट्स विच यू कैन सी अक्रॉस ऑल द ऑब्जेक्ट्स। इसी तरह सारे ऑब्जेक्ट्स कुछ कॉमन ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर रहे हैं, दे मार्क डेली अटेंडेंस, दे व्हेन दे गो आउट, तो वो टाइम आउट करके जा रहे हैं, तो देयर आर सम कॉमन एट्रीब्यूट्स। तो अगर कोई भी क्लास इन दो को, फॉर एग्जांपल आप किसी भी नाउन को क्लास नहीं कहते अगर आप उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करें और उसके कॉमन एट्रीब्यूट्स ना बन रहे हो, ठीक है, देन यू डोंट सेव इट एज अ क्लास। नाउ फाइनल क्राइटेरिया इन एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, बाज़ औक़ात यू स्पेसिफाई दैट इन द रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी क्लास एक्सटर्नल एंटिटी हो, ठीक है, तो वी नॉर्मली, और वो इन क्राइटेरिया में से किसी को फेल भी कर जाए, तो वी नॉर्मली से कि बिकॉज दैट इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट वी सेव इट एज अ क्लास, ठीक है। तो देयर आर 6 क्राइटेरियंस: रिटेन इंफॉर्मेशन, नीडेड सर्विसेज, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, कॉमन एट्रीब्यूट्स, कॉमन ऑपरेशन, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। अगेन वी विल डू सम एग्जांपल्स जिसके अंदर हम इसको डिटेल में देखेंगे जब हम पूरा लेक्चर करेंगे क्लास डायग्राम्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ कि हम अभी एलेबोरेशन फेज के ऊपर हैं। यू नीड टू कंसिडर कि वी आर स्टिल इन एलेबोरेशन फेज ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ठीक है। एलेबोरेशन के अंदर हम देख रहे हैं कि हम अपने सिस्टम को एलेबोरेट कैसे करते हैं। तो हम अभी क्लास बेस्ड मॉडलिंग के अंदर क्लास डायग्राम्स को देख रहे हैं कि क्लास डायग्राम्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। और हमने कहा कि क्लास डायग्राम्स कैसे बनती हैं, यूज केस टेक्स्ट आप पढ़ते हैं
उसको पढ़ने के बाद आप उसमें से नाउन्स आइडेंटिफाई करते हैं, नाउन्स आइडेंटिफाई करने के बाद आप उनको क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा नाउन, वेदर इट्स एन एंटिटी, इट्स अ थिंग, इट्स अ रोल, इट्स अ प्लेस, वो कौन सी कैटेगरी है। फिर आप उनको सेलेक्ट करते हैं कि कौन से नाउन को आपने क्लास कंसिडर करना है, कौन से नाउन को आपने क्लास कंसिडर नहीं करना। अच्छा जी, now those were the nouns that we saw in the processing narrative, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था। अब अगर आप होम ओनर को देखें तो होम ओनर आपके सिस्टम का एक रोल भी है और होम ओनर आपके सिस्टम की एक्सटर्नल एंटिटी भी है, ठीक है। लेकिन हम इसको रिजेक्ट किस बेसिस पे कर रहे हैं? हम इसको रिजेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि वी डू नॉट नीड टू सेव सम इंफॉर्मेशन अबाउट होम ओनर। होम ओनर के लिए जो सिर्फ हमें एक चीज सेव करनी है वो उसकी पिन है, ठीक है, दैट्स इट। होम ओनर के लिए हमें कोई भी इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं करनी, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा क्राइटेरिया को ये फेल कर रहा है वो है नीडेड सर्विसेज, कि होम ओनर को एज सच ही डजंट नीड टू डू एनी सर्विस, ठीक है जी। इस तरह जो आपका सेंसर है दैट इज एन एक्सटर्नल एंटिटी, ठीक है, उसको हम स्ट्रेट अवे हमने एक्सेप्ट कर लिया। फिर हमारा कंट्रोल पैनल है वो एक्सटर्नल एंटिटी, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इंस्टॉलेशन जो है दैट इज एन ऑकरेंस, ठीक है, लेकिन ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इंस्टॉलेशन इनमें से बहुत से क्राइटेरिया को फेल कर रही। इट्स फेलिंग रिटेन इन्फॉर्मेशन, इट्स फेलिंग नीडेड सर्विसेज, एसेंशियली इट बेसिकली फेल्स ऑल 6 ऑफ देम। देन अगर आप इसमें से किसी इंटरेस्टिंग चीज को देखें, जिस तरह ये नंबर है या टाइप है, ठीक है, अब ये जो नंबर ऑफ टाइप है ये बेसिकली ना तो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, दीज आर काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब ये जो आपका नंबर 3 है जिसके अंदर था कि मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, ये उसको फेल कर देता है, तो वी रिजेक्ट इट। इस तरह मास्टर पासवर्ड जो है दैट्स अ थिंग। मास्टर पासवर्ड अब एक ऐसी चीज है जो कि सिर्फ एक ही चीज है, देयर इज नथिंग एडिशनल टू इट, यानी कि मास्टर पासवर्ड के लिए आपको सिर्फ एक पासवर्ड ही सेव करना है, उसका नाम, यू नो, देयर इज नथिंग मोर टू इट, तो इट रिजेक्ट्स मल्टीपल एट्रीब्यूट्स क्राइटेरिया, तो हम इसको भी रिजेक्ट कर दिया। टेलीफोन नंबर भी इसी बेसिस पे रिजेक्ट हो गया। फिर हमारा सेंसर इवेंट है। अब जो सेंसर इवेंट है दैट इज एन ऑकरेंस, जिस तरह हमने कहा था कि कुछ होता है उसकी बेसिस पे हम कुछ एक्शन करते हैं। अब सेंसर इवेंट की बेसिस के ऊपर अगर आप देखें तो सेंसर इवेंट के ऊपर हमें बहुत सी चीज़ें सेव करनी है। सेंसर इवेंट के लिए हम पहली बात तो ये सेव करते हैं कि हम इंफॉर्मेशन रिटेन करते हैं कि कौन सी टाइप का सेंसर था, ठीक है। फिर कुछ नीडेड सर्विसेज एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सेंसर। फिर अगर आप डिफरेंट मोशन सेंसर्स 5 लगे हुए हैं तो हर मोशन सेंसर के लिए आपके पास कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स और कॉमन ऑपरेशंस है, तो इट बेसिकली पासेस ऑल द क्राइटेरिया, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग इसके अंदर एग्जांपल है जो कि ऑडिबल अलार्म की एग्जांपल है। अब जो ऑडिबल अलार्म है, ठीक है, ऑल्दो इट फेल्स नंबर 1, यानी कि वो पहले वाले को फेल कर देता है, वी डोंट नीड टू रिटेन एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट अलार्म्स, लेकिन बिकॉज इट्स एन एक्सटर्नल एंटिटी, मैंने आपको कहा था कि एट टाइम्स वी मेक एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन सिर्फ उस क्लास, उन काइंड ऑफ नाउन्स के अंदर बनती है जिनको हम क्लासीफाई करते हैं एक्सटर्नल एंटिटीज। जो भी आपके सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल एंटिटीज होती हैं, एट टाइम्स इवन इफ दे फेल सम क्राइटेरिया वी एक्सेप्ट देम एज क्लासेस। सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, ठीक है। तो अगर अब हम इसके अंदर देखें तो व्हाट आर द क्लासेस दैट वी हैव एक्सेप्टेड? वी हैव सेड कि जी सेंसर इज अ क्लास, कंट्रोल पैनल इज अ क्लास, सिस्टम इज अ क्लास, और आपका सेंसर इवेंट एक क्लास है, और ऑडिबल अलार्म, दीज आर द क्लासेस इन द सिस्टम। अच्छा जी, नाउ हाउ डू वी आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स ऑफ अ क्लास? ठीक है, हमने क्लास बेस्ड मॉडलिंग के अंदर एक चीज ये भी देखी थी कि द फर्स्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई क्लासेस, द सेकंड थिंग इज टू आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, अब एट्रीब्यूट्स हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जो नाउन्स हमारे क्लासेस के अंदर फॉल नहीं करते, यानी कि जिनको हम किसी बेसिस के ऊपर रिजेक्ट कर देते हैं, तो दोज नाउन्स दे बिकम एट्रीब्यूट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, तो if we just go through the description what's written in the slide, कि attributes of a class are those nouns from the grammatical parts that reasonably belong to a class, यानी कि जिसको हम किसी क्लास के साथ रिलेट कर सकते हैं उसे हम कहते हैं। इस तरह अगर हम इस पिछली वाली स्लाइड के ऊपर चले जाएं तो इसके अंदर अगर आप ये देखें नंबर ऑफ टाइप, ठीक है, नाउ दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ दिस सिक्योरिटी सिस्टम। ठीक है, ये जो एट्रीब्यूट्स होंगे, मास्टर पासवर्ड, टेलीफोन नंबर, ऑल्दो दीज आर ऑल रिजेक्टेड नाउन्स, लेकिन हम कहते हैं कि दे विल बी पार्ट ऑफ दिस सिक्योरिटी सिस्टम। ठीक है, इसी तरह जो आपका ये कह लें मॉनिटरिंग सर्विस है, दैट इज पार्ट ऑफ दिस सिक्योरिटी सिस्टम। तो जो जो नाउन्स हमारे रिजेक्ट हो जाते हैं, इस इन सिलेक्शन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, उन नाउन्स को हम देखते हैं, और वो नाउन जिस भी क्लास के साथ रीजनेबली बिलोंग कर रहे थे हम कहते हैं जी ओके दिस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ दिस क्लास। ठीक है जी, एट्रीब्यूट्स के दूसरी एट्रीब्यूट्स की प्रॉपर्टी होती है, एट्रीब्यूट्स होल्ड द वैल्यूज दैट डिस्क्राइब द करंट प्रॉपर्टीज और स्टेट ऑफ अ क्लास। ठीक है जी,
और ये चीज़ थर्ड लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टार्ट में हो सकता है कि एट्रीब्यूट को आपको क्लास ही लगे, ठीक है, ठीक है, लेकिन वो किसी क्राइटेरिया पे जब फेल हो जाता है तो आप उसे कहते हैं कि यार नहीं, दिस इज नॉट अ क्लास, वी कॉल इट एन एट्रीब्यूट एंड दिस इज पार्ट ऑफ सम क्लास, ठीक है जी। Whenever we identify attributes, the following question should be answered. What data items will fully define a specific class in context of the problem at hand? ठीक है। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यूजुअली एन आइटम इज नॉट एन एट्रीब्यूट इफ मोर देन वन ऑफ देम इज टू बी एसोसिएटेड विद द क्लास, ठीक है जी। तो आपका फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने कहा था एम्प्लॉई की हमने एग्जांपल ली थी, उसके अंदर नेम इज एन एट्रीब्यूट, ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको मल्टीपल दफ़ा सेव करनी है, ठीक है, तो अगेन दैट इज़ नॉट एन एट्रीब्यूट, ठीक है। जिस तरह हम टाइम इन है एम्प्लॉय का, वो सिर्फ एक दफ़ा सेव कर रहे हैं, टाइम आउट जो है वो एक दफ़ा सेव कर रहे हैं, तो दीज आर एट्रीब्यूट्स, ठीक है, ऑफ दिस क्लास। लेकिन अगर हम कहें कि एम्प्लॉय कितनी दफ़ा एक सर्टन फंक्शन परफॉर्म करता है और विच इज़ नॉट रिलेटेड टू कि उसकी सैलरी के कैलकुलेशन में वो यूज़ नहीं हो रहा, समथिंग लाइक दैट, तो वी वोंट कॉल इट एन एट्रीब्यूट, ठीक है। This is something you need to keep in mind about attributes. अच्छा, how do we identify operations? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि क्लास के अंदर हमारी दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं उसके एट्रीब्यूट्स हैं, और फिर कोई हर क्लास कोई ना कोई फंक्शंस परफॉर्म करती है जिसको हम कहते हैं क्लास के ऑपरेशंस, ठीक है जी। तो ऑपरेशंस की क्या, देयर आर 4 मेन कैटेगरीज ऑफ एन ऑपरेशन, ठीक है जी। और ऑपरेशन हम किस बेसिस के ऊपर डिफाइन करते हैं, क्योंकि आप जब आपकी क्लास बन जाती है तो उस क्लास की बेसिस के ऊपर आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जिस तरह एम्प्लॉई की क्लास है तो उसके अंदर एक एम्प्लॉई है हुज नेम इज लेट्स से नवीद, नाउ नवीद इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, ठीक है, और सेकंड पर्सन इज अहमद, तो अहमद इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, सो वी हैव 2 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब और ये जो आपके ऑपरेशंस होते हैं वो इन ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को डिफाइन करते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट नवीद कैन डू, व्हाट आर द थिंग्स दैट अहमद कैन डू, विच आर बेसिकली कॉमन, जो कि ये दोनों कर सकते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स वो फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, उनको हम इस क्लास के ऑपरेशंस कहेंगे, ठीक है। नाउ ऑपरेशंस कैन बी कैटेगराइज इनटू 4 मेन कैटेगरीज, ठीक है। पहली कैटेगरी क्या है कि ऑपरेशंस दैट मैनिपुलेट डाटा इन सम वे टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एडिशन, डिलीशन, या आप एडिट कर रहे हैं किसी एंट्री को, तो इन दैट केस वो ऑपरेशंस क्या है, वो डाटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ऑपरेशंस दैट परफॉर्म अ कंप्यूटेशन, फॉर एग्जाम्पल आपके एम्प्लॉइज की सैलरी कैलकुलेट हो रही है इंडिविजुअली, तो दैट इज समथिंग एल्स, उनका टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, दैट इज अ कंप्यूटेशन, ठीक है, तो दैट इज अनदर ऑपरेशन। ऑपरेशन दैट इंक्वायर अबाउट स्टेटस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर आप सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट का स्टेटस कर रहे हैं कि इज ही प्रेजेंट और इज ही एब्सेंट, तो दैट इज अ सेपरेट ऑपरेशन। और ऑपरेशन दैट मॉनिटर एन ऑब्जेक्ट फॉर द ऑकरेंस ऑफ अ कंट्रोलिंग इवेंट, ठीक है, जिस तरह हमारी वो अलार्म की क्लास थी या सेंसर इवेंट की क्लास थी, उसके अंदर हमारा एक ऑपरेशन क्या होगा जो कि कॉन्टिन्यूसली उस सेंसर के स्टेटस को मॉनिटर कर रहा है, ठीक है, और वो एक इवेंट का इंतजार कर रहा है कि कब, फॉर एग्जांपल मोशन सेंसर के आगे मोशन हुई, या हीट सेंसर वाला वेट करे कि कब आपका टेम्परेचर एक सर्टन लिमिट से ऊपर चला गया तो आपको अलार्म साउंड करना, ठीक है। अच्छा, अब आपके जो ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, दे हैव नॉलेज अबाउट द स्टेट ऑफ द क्लास। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर इनमें से हम कहते हैं चेंज द स्टेट, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी एम्प्लॉई से रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यू आर एडिंग और एडिटिंग सम इन्फॉर्मेशन, तो नाउ द ऑपरेशंस नोज द स्टेट ऑफ द क्लास, ठीक है, ऑपरेशन को पता है कि अभी इस क्लास का डाटा कैसे मैनिपुलेट हो रहा है, ठीक। और जब भी आपका क्लास का कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो आपके करंट एट्रीब्यूट्स जो आपके क्लास के होते हैं उनकी बेसिस के ऊपर वो परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। और अब रही ये चीज़, हमने देख लिया था कि क्लासेस हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, नाउन्स से, और उन नाउन्स को हम सर्टन क्राइटेरिया के ऊपर टेस्ट करते हैं, और जो जो उस क्राइटेरिया को पास कर देते हैं उनको हम क्लासेस कह देते हैं, और जो नाउन बच जाते हैं उनको हम क्लासेस के एट्रीब्यूट्स बनाने की कोशिश करते हैं। हाउ डू वी आइडेंटिफाई ऑपरेशंस? ऑपरेशंस आइडेंटिफाई करने के लिए विल डू another grammatical parts, ठीक है। what we tend to do is हम उसी डिस्क्रिप्शन को दोबारा से पढ़ते हैं और उस डिस्क्रिप्शन में हमें जितने verbs मिलते हैं we say कि these are possible operations of these classes, और वो फिर verbs को हम different classes से associate करते हैं, हम कहते हैं हाँ जी these are operations of this class, ठीक है। अब अगर हम इसी एग्जाम्पल को देखें, ये वही प्रोसेसिंग नैरेटिव्स हैं जो हमने क्लासेस आइडेंटिफाई करते हुए यूज किए थे। इसी के अगर आप ऑपरेशंस देखें तो इसमें जो अंडरलाइन आइटम्स हैं ये वर्ब्स हैं। जैसे हम पहले वाले को अगर पढ़ें तो सेफ होम सिक्योरिटी फंक्शन इनेबल्स, क्या करता है सेफ होम, इट अलाउज द होम ओनर टू डू समथिंग ना, तो हमने इनेबल को कह दिया कि दिस इज द वर्ब, ठीक है, ये हमने कह दिया कि दिस इज द वर्ब। इसी तरह अलाउज द होम ओनर टू कॉन्फ़िगर,
अब एक और फंक्शन इसके अंदर ऑपरेशन क्या आ गया कि होम ओनर अपने इसको कन्फिगर भी कर सकता है, ठीक है। अब दूसरा क्या आ गया कि मॉनिटर ऑल द सेंसर्स कनेक्टेड टू द सिक्योरिटी सिस्टम एंड इंटरेक्ट्स विद द होम ओनर। अब होम ओनर अपने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं? थ्रू अ पीसी इंटरनेट। तो दीज वर्ब्स दे आर ऑल पॉसिबल ऑपरेशंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस दैट वी हैव आइडेंटिफाइड। अब हम इन सारे वर्ब्स को आइडेंटिफाई करने के बाद जिस तरह हमने एट्रीब्यूट्स क्लासेस के साथ एसोसिएट किए थे, इसी तरह हम इन ऑपरेशंस को क्लास के साथ एसोसिएट कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ज़हन में रखनी है कि ये हमने जो पीछे चीज़ बताई थी कि एक ऑपरेशन को क्लास के साथ एसोसिएट करने के लिए हमें ये चीज़ों को ज़हन में रखना ज़रूरी है, ठीक है। कि एक तो पहली बात ये ऑपरेशन किस तरह के होते हैं कि दे चेंज द स्टेट ऑफ द क्लास, ठीक है, यानी कि वो डाटा को मैनिपुलेट करते हैं। दूसरे होते हैं जो कंपटीशन करते हैं, तीसरे होते हैं जो इंक्वायर करते हैं, चौथे होते हैं जो कि किसी कंट्रोलिंग इवेंट का इंतजार कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके जी, नाउ दिस इज द क्लास डायग्राम। ये जो हमने पिछली अपनी उसके अंदर क्लासेस आइडेंटिफाई की हैं, वी सॉ ऑल दोज क्राइटेरियंस, उसकी बेसिस के ऊपर हमने जो क्लासेस डिफरेंट आइडेंटिफाई की थी, उसके अंदर सिस्टम क्लास जो है उससे रिलेटेड ये डाटा है। अब अगर आप इस क्लास को डिटेल में हम देखें तो एक तो आपकी सिस्टम आईडी आ गई, वेरिफिकेशन फ़ोन नंबर, सिस्टम स्टेटस क्योंकि आप सिस्टम का स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं, टेलीफोन नंबर आपने डाले हुए, मास्टर पासवर्ड हमने कहा था एक एट्रीब्यूट है जो कि हमने कहा था इसका पार्ट बनेगा। इस तरह टेम्परेरी पासवर्ड, नंबर ट्राइस भी आपने सेव किया है। जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है वो सारे आपके सिस्टम के एट्रीब्यूट्स हैं। अब आपका सिस्टम ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म कर सकता है? इट विल डिस्प्ले, आप अपने सिस्टम को रीसेट कर सकते हैं, यू कैन आस्क अ क्वेरी, यू कैन मॉडिफाई, यू कैन कॉल, यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो वी सी कि दिस इज अ क्लास जिसके हमने देख लिया कि दीज आर द पॉसिबल attributes and these are the possible operations. Okay, so this was an example of one of the classes और इस क्लास को हमने देखा था कि how it satisfies all the criterions, वो जो 6 क्राइटेरिया थे हमारे, retained information, needed services, multiple attributes, common operations, common attributes और ये सारी उन क्लासेस उनको क्राइटेरियंस को सेटिस्फाई करता था। We picked it as a class और इस क्लास के हमने देखा कि these are the attributes, ये ऊपर लिखे हुए, these are all the attributes of this class and these are operations of this class, ठीक है जी। Now this is as far as we cover about class diagrams in this lecture. I have told you कि we will have separate lecture जिसके अंदर हम क्लास डायग्राम्स को बहुत डिटेल में कवर करेंगे, जिसके हम देखेंगे कि क्लासेस के दरमियान जब हम कोलैबोरेशंस बनाते हैं तो वो कोलैबोरेशंस किस किस तरह की होती हैं, या वो क्लासेस के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है वो कैसी होती है, ठीक है। हम देखेंगे डिपेंडेंसीज देखेंगे क्लासेस के दरमियान हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन इन दिस लेक्चर वी आर ओनली कंसर्न कि हम क्लासेस कैसे बनाते हैं, क्लासेस के ऑपरेशंस और क्लासेस के ये हमने एट्रीब्यूट्स कैसे आइडेंटिफाई किए। द नेक्स्ट थिंग विच इज़ काइंड ऑफ रिलेटेड टू क्लास कि जब आप क्लासेस के दरमियान आप रिलेशनशिप बनाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड CRC मॉडलिंग। इसका हम कहते हैं क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी एक क्लास है फ्लोर प्लान, जिस तरह आपने घर का है, आपके घर का पूरा फ्लोर प्लान है कि आपने बताया कि नीचे वाले फ्लोर के अंदर कितनी कितनी कमरे हैं, कितने उसके अंदर शायद एक किचन है, आपका एक गैराज है, यू नो। तो इसके अंदर आपने हर क्लास की फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख लेते हैं और आप लिखते हैं कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उसको किस दूसरी क्लास के साथ कोलैबोरेट करना है। जिस तरह जो आपकी फ्लोर प्लान क्लास है, दिस इज द फ्लोर प्लान क्लास, ये फ्लोर प्लान की जो क्लास है वो इन सारे कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इट डिफाइंस द प्लेन नेम एंड टाइप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बता दिया क्योंकि हमने ये लिखा था कि जो सेफ होम की प्रोडक्ट है, ये अगर आपका सेंसर लिविंग रूम में सेंसर बोला है तो इट शुड टेल कि ये कौन सा सेंसर और कहाँ से बोला है, तो ये वाली इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। इसी तरह इट इनकॉर्पोरेट्स वॉल्स, डोर्स एंड विंडोज। अब ये वाला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन सी दीवार के ऊपर कौन सी खिड़की का अलार्म बोला है, तो इसके लिए इसको कोलैबोरेशन की ज़रूरत है इस वॉल क्लास से। तो ये दूसरी क्लासेस हैं जिनके साथ आपकी ये फ्लोर प्लान वाली क्लास कोलैबोरेट कर रही है। तो ये जो CRC मॉडलिंग होती है ये आपको ये बताती है, इसके अंदर हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी क्लास किस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए किस दूसरी क्लास के साथ कोलैबोरेशन करती है। इसकी बेसिस के ऊपर हम पूरी क्लास डायग्राम बनाते हैं अपने सिस्टम की, जिसके अंदर हम कहते हैं कि जी क्लास A क्लास B से किस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। तो वी विल कवर दैट इन मोर डिटेल। ओके जी, और ये आपका एक एग्जांपल क्लास का फिर से आ गया कि आपका ये वही सिस्टम वाला है और ये उसकी क्लास की आप एक दफ़ा फिर देख लें कि दीज आर द एट्रीब्यूट्स, दीज आर ऑपरेशन और दिस इज द क्लास। जनरली जब आप क्लास बनाते हैं तो देयर आर 3 थिंग्स इन अ क्लास: क्लास नेम, क्लास एट्रीब्यूट्स एंड class operations. That is it for today's lecture. We will just quickly summarize कि हमने इस लेक्चर के अंदर क्या क्या पढ़ा है. There are basically 2 modeling techniques जो हमने इस लेक्चर के अंदर कवर की हैं. Number 1 is
फ्लो बेस्ड मॉडलिंग, ठीक है। फ्लो बेस्ड मॉडलिंग इज अ स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस टेक्निक, ठीक है। एंड वी सॉ कि हम फ्लो बेस्ड मॉडलिंग के अंदर आवर कंसर्न इज टू आइडेंटिफाई द फ्लो ऑफ डाटा थ्रू आवर सिस्टम. What are the inputs in the system, what are the outputs from our system, and how the inputs are transformed to become outputs. ठीक है, उसके अंदर we covered 3 kind of techniques. Number 1 was data flow diagrams. Data flow diagrams के अंदर हमने देखा the first level is level 0, जिसके अंदर हम अपने पूरे सिस्टम को एक बबल बनाते हैं. हम कहते हैं कि जी हम इस बबल से सारी इनपुट्स आइडेंटिफाई करेंगे and we will identify all the outputs from a system. और देन वी सॉ कि हम जब डिकम्पोज करते हैं हम वी गो 1 बबल एट अ टाइम, यानी कि अब हमने लेवल 0 के ऊपर हमारा पूरा सिस्टम एक बबल है. जिस तरह हमने एग्जांपल देखी थी कि सेफ्टी होम के अंदर हमने पूरा एक सिस्टम को हमने कह दिया था कि दिस इज आवर बबल, ठीक है. हमने सारी इससे इनपुट निकाली और फिर इससे कुछ आउटपुट्स डिफाइन कर दी, तो दिस इज लेवल 0. जब हम लेवल 1 पे जाएंगे तो हम इस एक बबल को डिकम्पोज करेंगे डिफरेंट सब प्रोसेसेस के अंदर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और मैंने आपसे कहा था हम डिकम्पोजिशन उस वक्त तक कर सकते हैं जब तक हमें लगे कि इस प्रोसेस के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, कुछ डाटा फ्लो हो रहा है जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. वी नीड टू अंडरस्टैंड इट फर्दर. जिस तरह हमने देखा था कि लेवल 1 के अंदर वी सॉ कि हमारे पास एक सेंसर स्टेटस था, लेकिन अब क्योंकि सेंसर स्टेटस जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स के लिए डिफरेंट तरह की चीज होगा. या मॉनिटर सेंसर्स का जो प्रोसेस, जो सेंसर की मॉनिटरिंग है दैट डिपेंड्स डिफरेंट सेंसर के लिए डिफरेंट तरह की होगी. फायर सेंसर की लिमिट्स डिफरेंट है, मोशन सेंसर का क्राइटेरिया डिफरेंट है, और जिस नंबर पर आपने कॉल करना है वो भी डिपेंड करता है कि किस टाइप के सेंसर के आपने किस टाइप के सेंसर के स्टेटस के अंदर आपने चेंज डिटेक्ट किया है. फॉर एग्जाम्पल अगर मोशन है तो दैट विल बी कंसर्न विद पुलिस, तो आपने पुलिस को कॉल करनी है. अगर फायर अलार्म है, अगर फायर सेंसर या हीट सेंसर आपकी उसका स्टेटस चेंज हुआ है तो यू नीड टू कॉल फायर ब्रिगेड, ठीक है. तो इसलिए हमने उसको और डिकम्पोज किया. तो ऑन दिस बेसिस आप अपनी डीएफडीज को लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 तक भी ले जा सकते हैं. लेकिन व्हाट वी डू आर वी डिकम्पोज बेसिकली 1 बबल एट अ टाइम. और जो आपका नेक्स्ट लेवल है वो पिछले लेवल के साथ इट शुड कन्फर्म विद द प्रीवियस लेवल, ठीक है. दोनों में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द सेकेंड काइंड ऑफ टेक्निक दैट वी यूज इज CFD, जिनको हमने कहा था कंट्रोल फ्लो डायग्राम, ठीक है. ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आपके कंट्रोल डाटा, यानी कि कंट्रोल डाटा वो होता है जो आपके सिस्टम की स्टेट को चेंज कर देता है. जिस तरह आपका सिस्टम अगर मॉनिटरिंग स्टेट में था और आपने वहां पे उसको डीएक्टिवेट कर दिया पासवर्ड डाल के, तो आपका सिस्टम आइडल स्टेट में चला गया. नाउ देयर इज अ फ्लो ऑफ डाटा व्हिच हैज चेंज्ड योर स्टेट ऑफ सिस्टम, तो ये उसको कंट्रोल डाटा कह रहे हैं. और आपके सिस्टम में तो वी सॉ कि CFDs भी बना सकते हैं हम. द थर्ड थिंग वाज प्रोसेसिंग नैरेटिव्स, जिसके अंदर आप अपने सिस्टम की प्रोसेसिंग को या जो भी है उसको टेक्स्ट की फॉर्म में आपने लिख दिया. हमने देखा था कि डिफरेंट पैराग्राफ्स थे और उसमें हमने डिफाइन किया हुआ था कि जी सेफ होम क्या करता है, इट अलाउज द होम ओनर टू बेसिकली कन्फिगर द सिस्टम, और वंस द सिस्टम इज कन्फिगर्ड द होम ओनर कैन व्यू यूज द सिस्टम आइदर थ्रू इंटरनेट और थ्रू कंट्रोल पैनल. वो किस किस तरह से सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकता है. तो दिस इज अ प्रोसेसिंग नैरेटिव जो कि रिटन डिस्क्रिप्शन होती है आपके सिस्टम की, ठीक है. तो दोज वर द 3 टेक्निक इन फ्लो बेस्ड मॉडलिंग. द सेकेंड हमने मॉडलिंग की टेक्निक या एनालिसिस मॉडलिंग के अंदर जो हमने इस लेक्चर में कवर की है, एलेबोरेशन फेज की, दैट इज क्लास बेस्ड मॉडलिंग, ठीक है. क्लास बेस्ड मॉडलिंग क्या बताती है कि क्लासेस हमने क्लास बेस्ड मॉडलिंग में क्या कवर किया. दिस इज पहली बात तो ये कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की दूसरी टेक्निक है जो हमने अभी तक कवर कर चुके हैं. पहली हमने की थी पिछले लेक्चर में सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग, अब हमने की है क्लास बेस्ड मॉडलिंग, और एक हमारी रह गई बिहेवियर मॉडलिंग विच विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो क्लास बेस्ड मॉडलिंग में हमने क्या कवर किया कि हम क्लासेस कैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है. हमने देखा कि हम क्लासेस सिलेक्ट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू अ ग्रामेटिकल पार्स. हमने जो इंग्लिश लिखी होती है यूज केस टेक्स्ट की फॉर्म में या प्रोसेसिंग नैरेटिव्स की फॉर्म में, हम उस इंग्लिश को पढ़ते हैं, उसमें से सारे नाउन्स आइडेंटिफाई करते हैं. नाउन्स आइडेंटिफाई करने, जो भी हम नाउन्स आइडेंटिफाई करते हैं वी कॉल ऑल ऑफ देम आर पोटेंशियल क्लासेस. लेकिन अगेन द पॉइंट इज कि वो सारी पोटेंशियल क्लासेस नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि सारी आपकी सोल्यूशन के अंदर क्लासेस नहीं होंगी. पोटेंशियल तो हो सकती हैं लेकिन ऑल ऑफ देम दे वोंट बी पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन. तो वी नीड टू हैव अ क्राइटेरिया जिसकी बेसिस के ऊपर हम कुछ नाउन्स को एक्सेप्ट करेंगे और कुछ को रिजेक्ट करेंगे. तो वी सॉ देयर आर 6 क्राइटेरियंस, और कोई भी आप क्लास सेलेक्ट करें इट शुड सेटिस्फाई ऑल दोज 6 क्राइटेरियाज, ठीक है. और उनकी बेसिस के ऊपर हम क्लासेस को एक्सेप्ट करते हैं और रिजेक्ट करते हैं. द सेकेंड थिंग जो आपको हर क्लास के लिए सेव करनी होती है, दीज आर एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस. तो हमने देखा कि जो नाउन्स हमारे क्लासेस नहीं बनते वो नाउन्स दे बिकम द एट्रीब्यूट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, ठीक है.
इसी तरह वी फाउंड आउट मल्टीपल ऑपरेशंस। ऑपरेशंस हमने फाइंड करने का तरीका देखा कि जितना भी वर्ब्स होते हैं आपके रिटन डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप कहते हैं कि दीज आर पॉसिबल ऑपरेशंस ऑफ क्लासेस, ठीक है, एंड देन वी एसोसिएट दोज एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस टू सर्टेन क्लासेस, ठीक है। द सेकेंड थिंग दैट वी कवर्ड इन क्लास बेस्ड मॉडलिंग वाज CRC मॉडलिंग। CRC मॉडलिंग आपको क्या बताती है कि कौन सी क्लास किस दूसरी क्लास के साथ इंटरेक्ट कर रही है, और उसके हमने देखा कि इनका क्योंकि नाम CRC से बनता क्या है, क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर, ठीक है। तो हम इसके अंदर आइडेंटिफाई क्या करते हैं, हर क्लास की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं विच बेसिकली आर परफॉर्म बाय डिफरेंट ऑपरेशंस, ठीक है, और उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हो सकता है उसको किसी और क्लास के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी हो, उसको हम कहते हैं कोलैबोरेटर, ठीक है। तो हम CRC मॉडलिंग के अंदर एक क्लास की दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंडेंसी को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो इन दिस लेक्चर वंस अगेन वी हैव कवर्ड 2 एनालिसिस मॉडलिंग टेक्निक्स, वन इज फ्लो बेस्ड मॉडलिंग एंड द अदर इज क्लास बेस्ड मॉडलिंग। देयर इज वन एनालिसिस मॉडलिंग टेक्निक और वन एलेबोरेशन फेज। एलेबोरेशन, अब हम क्या कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स को एलेबोरेट कर रहे हैं बेसिकली। तो एक टेक्निक रह गई है विच इज बिहेवियरल मॉडलिंग, जिसके अंदर हम स्टेट डायग्राम्स बनाते हैं और सीक्वेंस डायग्राम्स बनाते हैं। दैट वी विल कवर इंशाल्लाह in the next lecture. Take care, inshallah I will see you soon, and assalamu alaikum.